अकबर के समय एक प्रमुख इतिहासकार और लेखक हुए थे जिनका नाम है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईन ए अकबरी, दोस्तों वेरी मोस्ट चीजें आप ध्यान रखना, आईन ए अकबरी के लेखक कौन है आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, आपको आंसर देना है अबुल फजल। दोस्तों अबुल फजल ने आईन ए अकबरी में लिखा है कि अकबर बाल्यकाल से ही क्या था, चित्रकला में इंटरेस्टेड था, चित्रकला प्रेमी था। दोस्तों मैं लिख देता हूं आईन ए अकबरी। लेखक कौन है, अबुल फजल। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण चीज याद रखना अकबर के समय, क्योंकि अकबर कौन था, एक कला प्रेमी सम्राट था और अकबर चित्रकारों को उनकी श्रेष्ठता, कार्य कुशलता के अनुसार क्या करता था, सम्मानित भी करता था। मैंने आपको बताया यही कारण था कि अकबर के समय लगभग 100 से भी अधिक चित्रकार नियुक्त थे उसकी चित्रशाला में। दोस्तों अकबर अपने चित्रकारों को उनकी कार्य कुशलता के अनुसार विभिन्न उपाधियों से भी विभूषित करता था। जैसे कि देखिए कौन कौन सी उपाधियां हैं, नादिर उल मुल्क और हुमायूं नशारी, इन उपाधियों से जो है अकबर अपने चित्रकारों को विभूषित करता था। कौन कौन सी उपाधि देता था, नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। दोस्तों ध्यान रखना क्या करता था अकबर, चित्रकारों को उनकी कार्यकुशलता के अनुसार क्या करता था, सम्मानित करता था। और कौन कौन से सम्मान दिए थे, कौन कौन सी उपाधि से विभूषित करता था, नादिर उल मुल्क और हुमायूं नसारी। दोस्तों आगे चर्चा करते हैं हम जो है अकबर के समय जो चित्र बने थे उनके विषय क्या थे। दोस्तों वैसे तो आप ध्यान रखना कि अकबर नहीं, जितने भी मुगल सम्राट थे उनके समय जो भी चित्राकृतियां बनी थी वो राज दरबार से ही ज्यादातर संबंधित बनी थी। लेकिन अकबर ने क्या हुआ था कि अकबर ने भारतीय कला, धर्म और संस्कृति को बहुत नजदीक से देखा था और यही कारण था कि अकबर ने हमारे हिंदू धर्म और भारतीय ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथों से संबंधित भी बहुत सारे चित्र इन्होंने बनवाए। आइए देखते हैं कौन कौन से विषय से संबंधित इन्होंने चित्र बनाए थे। देखिए दोस्तों एक इतिहासकार हुए थे राय कृष्णदास, और राय कृष्णदास के अनुसार अकबर के समय जो चित्र बने थे उन चित्रों के 4 प्रकार थे, यानी 4 तरीके से, 4 विषयों से संबंधित कह सकते हैं चित्रों को बनाया गया था। कौन कौन से थे वो देखिए। नंबर 1 है, आपको नाम से ही पता चल जाएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और आपसे अगर पूछता है कि अकबर कालीन चित्रों के विषय बताइए तो आप डायरेक्टली जो मैं लिख रहा हूं ये भी लिख सकते हो, आपका आंसर राइट होगा। देखिए नंबर 1 है अभारतीय कथाएं। नंबर 2 है भारतीय कथा, भारतीय कथाओं का चित्रांकन। तीसरी है ऐतिहासिक ग्रंथ और चौथा है शवीह। दोस्तों इस पे आप स्टार लगा सकते हो क्योंकि सीधा सीधा पूछ लेता है शवीह किसे कहते हैं, तो शवीह कहते हैं मानवाकृतियों को, यानी कि किसी एक विशेष पुरुष की आकृति बनाई जाए तो उसे हम शवीह चित्र कहेंगे। या फिर आप बोल सकते हैं कि व्यक्ति चित्रों को शवीह चित्र कहा जाता है, ये भी आप आंसर में लिखते हैं। दोस्तों अभारतीय कथा यानी अकबर के समय राय कृष्णदास के अनुसार अकबर कालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, अभारतीय कथाएं, भारतीय कथाओं का चित्रांकन, ऐतिहासिक ग्रंथ और शवीह चित्र। अभारतीय कथाएं कौन सी हैं दोस्तों, वे हैं जिनका भारत से कोई संबंध नहीं है। और भारतीय कथाएं कौन कौन सी हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, पंचतंत्र आदि, इनका चित्रांकन अकबर के समय में हुआ था। ऐतिहासिक ग्रंथ तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, इनके इतिहास से संबंधित जो ग्रंथ थे उनका चित्रांकन इस समय हुआ था। और शवीह चित्र, शवीह चित्र कहते हैं मानवाकृतियों को, यानी कि व्यक्ति चित्रों को शवीह चित्र कहा जाता है। दोस्तों देखिए मैंने आपको बताया कि राय कृष्णदास के अनुसार अकबरकालीन चित्रों को 4 भागों में बांटा है। जैसा कि देखिए मैं रिपीट कर देता हूँ, अभारतीय कथा, अभारतीय कथाओं में मैंने कहा था कि वो वे कथाएं जिनका भारत से संबंध नहीं है, जैसे हमजानामा और खमसाए निजामी, इन कथाओं का चित्रांकन किया गया था। भारतीय कथाओं में कौन कौन से आते हैं, जैसे कि रामायण,
महाभारत। दोस्तों वेरी मोस्ट चीजें मैं स्टार लगा देता हूं यहाँ पे कि अकबर के शासनकाल में महाभारत का भी चित्रांकन हुआ था और महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना गया था। दोस्तों याद रखना, आपसे पूछ सकता है कि रज्मनामा क्या है, तो महाभारत को ही रज्मनामा के नाम से चित्रित किया था। दोस्तों नल दमयंती, अनवार-ए-सुहेली को ही कहा गया है पंचतंत्र। इनका चित्रांकन भी अकबर के समय में हुआ था, जो दोस्तों भारतीय कथाओं के ग्रंथ हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है ऐतिहासिक ग्रंथ। ऐतिहासिक ग्रंथ कौन कौन से हैं? तैमूरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा आदि। शाहनामा भी लिखा हुआ है, शाहनामा आदि। दोस्तों चौथा मैंने बताया था सभी चित्र किसे कहते हैं? व्यक्ति चित्रों को शबीह चित्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, ये विषय लिखा है हमने, यानी इन विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए थे। विषय में एक विशेष चीज और याद रख देना, मैं स्पेशल लिख देता हूँ नोट डाल के, विषय, ये भी विषय में ही आएंगे दोस्तों, याद रखना, आप इनको विषय में भी लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुगल काल में ज्यादातर उनके शासनकाल से संबंधित सम्राट की रुचि के अनुसार चित्र बनाए गए थे। तो अकबर के समय में भी और किन किन विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए? जैसे कि शिकार के दृश्य बनाए गए, उत्सव, त्योहारों से संबंधित, राज दरबार आदि का चित्रांकन भी अकबर के समय में किया गया था। दोस्तों आइए और आगे देखते हैं कि अकबर के समय में और क्या हुआ था। मैं इसको मिटा देता हूं। दोस्तों हमने अकबरकालीन चित्रों के विषय के बारे में पढ़ा। आगे देखिए अकबर के समय जो शैली विकसित हुई, मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में जो मुगल शैली विकसित हुई थी उसमें ईरानी प्रभाव था और धीरे धीरे फिर ईरानी और भारतीय राजपूत शैली का सम्मिश्रण हुआ और जहांगीर तक आते आते पूर्ण रूप से पूरी तरीके से भारतीय शैली से चित्रांकन किया गया था। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो शैली विकसित हुई थी अकबर के समय में, रिपीट कर देता हूं, ईरानी, यूरोपीय तथा भारतीय, अपन इसको राजपूत भी कह सकते हैं। इन शैलियों के मिश्रण से अकबर के समय में चित्रांकन किया गया था। रंग कैसे इस्तेमाल किए गए थे अकबर के समय में? क्योंकि अकबर को चमकदार रंग प्रिय थे, चमकदार रंग को बहुत ज्यादा पसंद करता था और यही कारण था कि अकबर के शासनकाल में चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया। चमकदार रंग दोस्तों याद रखना, कैसे रंग इस्तेमाल हुए हैं? चमकदार। कौन कौन से रंग आते हैं चमकदार रंगों से? दोस्तों मैं आपको परिचय करा देता हूं कि रंग चमकदार भी होते हैं जिनको हम दूर से भी आसानी से देख सकें, जैसे कि लाल, पीला, नीला, हरा आदि रंगों का प्रयोग अकबर के समय में हुआ था। दोस्तों याद रखना कि अकबर कालीन जो चित्रकार थे वे सभी चित्रण बनाने में, यानी कि सभी चित्र व्यक्ति चित्रण करने में पूर्ण दक्ष थे अकबर के शासनकाल के चित्रकार। और जिसमें राजा पृथु का चित्र बनाया गया था जो अकबर के शासनकाल में बनाया गया था। दोस्तों याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि राजा पृथु का चित्र किसके शासनकाल में बनाया गया था? आप यहाँ पे भी अपनी बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हैं या स्टार लगा सकते हैं। राजा पृथु का सभी चित्र बनाया गया था अकबरकालीन चित्रकारों के द्वारा, क्योंकि अकबरकालीन चित्रकार व्यक्ति चित्रण यानी सभी चित्र करने में पूर्ण दक्ष थे। दोस्तों अकबर के शासनकाल में एक और चीज है कि कागज कैसा प्रयोग हुआ था। अकबर के शासनकाल में कागज हुआ था सियालकोटी कागज। अच्छा, सियालकोटी कागज का कारखाना कहाँ पे है? पंजाब में उस समय कारखाना था, पंजाब के सियालकोट में। दोस्तों याद रखना अकबर के समय कौन सा कागज यूज हुआ है चित्रों में? सियालकोटी कागज। इसका कारखाना कहाँ स्थित था? पंजाब सियालकोट में। और याद रखना इनको अकबरकालीन कागज भी कहा जाता है, सियालकोटी कागज को।
दोस्तों बाई मिस्टेक गलत लिख गया, थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ क्योंकि जल्दी में राइटिंग लिखते तो कुछ मात्राएं रह जाती हैं। दोस्तों याद रखना कागज कैसा प्रयोग हुआ है, सियालकोटी कागज। सियालकोटी कागज का जो कारखाना कहाँ था, पंजाब में, पंजाब के सियालकोट में। इसको अकबर कालीन कागज भी कहा गया था और इन्हीं पर चित्रांकन किया गया था। दोस्तों अकबर के बाद आता है जहांगीर। आइए जहांगीर के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों अकबर के बाद आ जाता है जहांगीर। दोस्तों वेरी मोस्ट याद रखना, जहांगीर से क्वेश्चन आते ही हैं अक्सर। जहांगीर का शासनकाल है 1605 से 1627। दोस्तों याद रखना, आपसे पूछ ले कि जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक है, 1605 से 1627। दोस्तों याद रखना कि जहांगीर के समय को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल। वेरी मोस्ट चीज है, आप बुक्स में अंडरलाइन कर सकते हैं या स्टार लगा सकते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस मुगल सम्राट के समय को मुगल कला का स्वर्णकाल कहा जाता है, तो आप आंसर दोगे जहांगीर के समय को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर जो है बहुत ही कला प्रेमी शासक था। जहांगीर के समय का जो चित्रशाला जो थी उसका प्रमुख और प्रधान चित्रकार कौन था, तो ध्यान रखना दोस्तों, चित्रशाला का प्रधान चित्रकार था अकालिजा। दोस्तों जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था, अबुल हसन। अबुल हसन कौन था, अकालिजा का कौन था, पुत्र था अकालिजा का, ठीक है, अबुल हसन। और जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। आपसे पूछ लेगा कि जहांगीर की चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार कौन है, तो आप आंसर दोगे अकालिजा। जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन है, तो आप आंसर दोगे अबुल हसन। जहांगीर के समय एक और चित्रकार था जो पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए श्रेष्ठ चित्रकार था, उनका नाम है उस्ताद मंसूर। दोस्तों याद रखना, इन्होंने चित्र बनाए थे टर्की कोक और बाज का चित्रांकन किया था इन्होंने, जो विश्व प्रसिद्ध चित्र हैं। दोस्तों पूछ रहे अगर आपसे कि टर्की कोक और बाज का चित्रांकन किसने किया है, उस्ताद मंसूर ने। यहाँ पे भी आप स्टार लगा देना। और आपसे अगर पूछ ले कि जहांगीर कालीन पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए कौन सा चित्रकार श्रेष्ठ था, तो आप आंसर दोगे क्या, उस्ताद मंसूर। कौन से चित्र बनाए, टर्की कोक और बाज। दोस्तों और चित्रकार आ जाता है एक और, बिशनदास। बिशनदास क्या था, मानव आकृतियां। मानव आकृतियां बनाने में श्रेष्ठ चित्रकार था, क्योंकि ये ईरान जाके क्या करके आया था, चित्रकला का प्रशिक्षण लेके आया। दोस्तों याद रखना, ये चित्रकार आपको याद रखने ही रखने हैं। जहांगीर के काल को क्या कहा जाता है, स्वर्णकाल कहा जाता है। चित्रशाला का प्रमुख चित्रकार कौन है, अकालिजा। प्रिय चित्रकार कौन है, अबुल हसन। उस्ताद मंसूर कौन है, पशु पक्षियों का चित्रांकन करने के लिए जहांगीर कालीन श्रेष्ठ चित्रकार। कौन से चित्र हैं, टर्की कोक और बाज का चित्रण। बिशनदास कौन है, मानव आकृतियों का चित्रांकन करने के लिए प्रमुख है। दोस्तों जहांगीर कालीन चित्रकारों के और नाम याद रखने के लिए आप एक छोटी सी ट्रिक याद रख सकते हैं, जैसे कि जहांगीर बोला क्या, ए बी को गांव भेजो। क्या बोला है जहांगीर, ए बी को कहां भेज देते हैं, गांव भेज देते हैं। ए से क्या होता है दोस्तों ध्यान रखना, अकालिजा जो प्रमुख चित्रकार था चित्रशाला का। वी से है बिशनदास। जी से गोवर्धन। ए से अबुल हसन और एम से है मनोहर। इस तरीके से इन चित्रकारों के आप नाम याद भी रख सकते हैं। दोस्तों याद रखना। दोस्तों जहांगीर कालीन हम विशेषताओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं एक बार। आपके समय को देखते हुए मैंने थोड़ा सा लिख दिया है, ये मैं समझा देता हूं आपको।
जहांगीरकालीन चित्रों की विशेषताएं क्या हैं, या जहांगीर के समय जो कला विकसित हुई उसकी विशेषता क्या है। चित्रकारों को क्या करता था जहांगीर, बाहर भेजता था। चित्रण कार्य सीखने के लिए क्या करता था, अपने देश से बाहर भेजता था। इसमें किसको भेजा था, बिशनदास को भेजा था। बिशनदास जो ईरान के शाह की शरण में रहते हुए इन्होंने चित्रण कार्य सीखा और वहां रहते हुए उन्होंने एक चित्र बनाया, शेखपुर सूफी संत। मैंने ऐड कर दिया दोस्तों, चित्रण कार्य के लिए किसको बाहर भेजा था, बिशनदास को। ईरान के शाह की शरण में रहते हुए उन्होंने एक चित्र बनाया, शेखपुर सूफी संत। स्टार लगा देना कि आपसे पूछ ले कि शेखपुर सूफी संत किसका चित्र है, किसके द्वारा बनाया है, बिशनदास के द्वारा। ठीक है, और इसी को ही चित्रण के लिए बाहर भेजा था। दूसरी विशेषता क्या है, जहांगीर के चेहरे के पीछे प्रभामंडल दर्शाया जाता था। प्रभामंडल क्या होता है दोस्तों, कि हमारा जो फेस होता है इसके पीछे हाईलाइट जो दर्शाए, अगर मैं अपने चेहरे के पीछे अगर एक कोई प्रकाश पुंज दर्शा दूं तो वो प्रभामंडल कहलाएगा। दूसरी विशेषता क्या है दोस्तों, प्रकृति व मानवीय भावों का समावेश हुआ था। यानी प्रकृति और मानवीय, मानव के कैसे स्वभाव में क्या एक्सप्रेशंस हैं, उनके अकॉर्डिंग ही जो है प्रकृति को चित्रण किया गया था साथ में। ठीक है दोस्तों। तीसरी आप याद रखना विषय, जहांगीर के समय विषय यानी चित्र जो बने किस विषय से संबंधित बने, सामाजिक, धार्मिक, दरबारी विषय। आमोद प्रमोद कहते हैं खेल कूद को, और आखेट यानी कि शिकार और उत्सव से संबंधित चित्रों का चित्रांकन जहांगीर के समय किया गया था। दोस्तों याद रखना विशेष मोस्ट बात यह है कि जहांगीर के समय खत पर्दाज यानी कि छाया दर्शाई गई थी चित्रों के अंतर्गत, और जिस चित्र में अगर हम छाया प्रकाश का प्रभाव डालते हैं तो ऑटोमेटिकली 3D इफेक्ट्स आने लगते हैं, यानी कि त्रिआयामी प्रभाव आने लगता है। तो वो भी दोस्तों मैंने नीचे किया हुआ है कि छाया प्रकाश के कारण क्या हो जाता है, त्रिआयामी प्रभाव देखने को मिलते हैं जहांगीर कालीन चित्रों में। दोस्तों देखिए रंग कैसे लगाए गए हैं जहांगीर के समय। मैंने कहा था कि अकबर के समय तो कैसे रंग इस्तेमाल हुए थे, गहरे रंग जो दूर से दिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना गहरे रंग क्या करते हैं, हमें डायरेक्ट प्रभावित करते हैं आंखों को। लेकिन अगर हल्के रंग जो होंगे वो क्या लगेंगे, आंखों को कोमल लगेंगे, आंखों को एक संतुष्टि पहुंचाएंगे। हल्के रंगों का जो है प्रयोग किया गया जहांगीर के समय चित्रों में, जिसे हम कह सकते हैं सूफियाना रंग योजना। कौन कौन से रंग इस्तेमाल किए गए थे, गुलाबी, सफेद और सोने चांदी के रंगों का प्रयोग जहांगीर के समय हुआ था। दोस्तों चेहरे कैसे बनाएंगे, एक चश्म यानी कि एक चश्म कहेंगे साइड फेस। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो आपको यहाँ से जो मेरा फेस दिख रहा है वो एक चश्म कहलाएगा। तो जहांगीर के समय एक चश्म चेहरों का ही चित्रांकन किया गया था। दोस्तों वेशभूषा कैसी है, पुरुष क्या पहनते थे, क्या पहने हुए चित्रित किए गए, लंबा जामा, पटका और खिड़कीदार पगड़ी जो है जहांगीर कालीन चित्रों में जो पुरुष बनाए गए उनकी विशेषता है। और स्त्रियों की क्या दर्शाया गया, ओढ़नी पहने हुए दर्शाया गया स्त्रियों को। दोस्तों जहांगीर के समय में इतना ही है। आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों हमारी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसको यानी वीडियो को छात्रों के हित में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों हमने अब तक इन वीडियो के माध्यम से इन 4 प्रमुख सम्राटों के बारे में यानी मुगल शासकों के बारे में चर्चाएं की हैं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। और अभी हम आगे की वीडियो जो डालेंगे उसमें शाहजहां, औरंगजेब और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मुगल काल से मुगल चित्रकला से संबंधित हैं उनको भी हम ऐड करेंगे। दोस्तों हम यहीं तक इस वीडियो को बना रहे हैं। दोस्तों आगे की वीडियो हमारी आपको जरूर देखनी है क्योंकि उसमें हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी आपको बताएंगे। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।